वॉइस फॉर ब्लाइंड के समान ज्ञान प्रभाग से मार्च 2016 के विशेष घटनाक्रम रिकॉर्डेड बाय अनीता शर्मा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की एक अभियान में रिकॉर्ड 22 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की योजना है। ये प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मई 2016 में किया जाएगा। ये प्रक्षेपण यान इसरो के इतिहास में पहली बार 22 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करेगा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-34 भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह कार्टोसैट 2C के अलावा 85 से 130 किलोग्राम के 4 माइक्रो उपग्रह और 4 से 30 किलोग्राम के 17 नैनो उपग्रह अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। इस अभियान में 18 विदेशी उपग्रह हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और इंडोनेशिया के उपग्रह शामिल हैं। इनमें 2 नैनो उपग्रह को पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज तथा सत्यभामा विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पास एक मिशन में सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड है। नासा ने वर्ष 2013 में एक अभियान में 29 यानी 29 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया था। हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कविता जैन द्वारा 27 मार्च 2016 को दिव्यांगों के लिए अनुकूल गृह नामक एक योजना आरंभ की गई तथा राज्य को दिव्यांगों के लिए सार्वभौमिक पहचान पत्र हेतु एक पायलट राज्य के रूप में चुना गया है। अनुकूल गृह योजना इस प्रकार है। दिव्यांगों को विशेष आवश्यकताओं के अनुसार घरों को अनुकूल बनाने के लिए 6 महीने की अग्रिम पेंशन दी जाएगी तथा ये राशि 42 महीनों की अवधि में वसूल की जाएगी। श्रवण बाधित बच्चों की खुराक राशि 1000 रुपए प्रति माह की गई है एवं दृष्टिबाधितों के लिए 1600 रुपए प्रति माह की गई है। भारत सरकार द्वारा गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों को सुगम भारत अभियान के लिए चुना गया है। सभी नगर पालिकाओं को दिव्यांग जनों के लिए सुगम भारत अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बहु क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत 2 वर्षों के अंतराल के बाद प्रदेश में 25% अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले 6 जिलों के 15 खंडों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 24 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। भारतीय मूल की नंदिता बख्शी बैंक ऑफ वेस्ट की CEO नियुक्त। 1 अप्रैल 2016 से आधिकारिक तौर पर अपना पदभार ग्रहण कर चुकी हैं। RBI ने 22 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द होने के बाद ये कंपनी रिजर्व बैंक कानून 1934 की धारा 45I के उपबंध A के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कारोबार नहीं कर पाएगी। 28 मार्च 2016 को दूरसंचार आयोग ने 112 को देश के एकल आपातकाल नंबर के रूप में मंजूरी प्रदान की है। ये अमेरिका में 911 एवं इंग्लैंड में 999 की तर्ज पर बनाया गया है। भारत का कोई भी नागरिक आपात अवस्था में 112 डायल करके आपातकाल सुविधा जैसे पुलिस, एम्बुलेंस आदि का लाभ उठा सकता है। ये उन लैंडलाइन एवं मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध होगा जिनकी आउटगोइंग कॉल सुविधा बंद कर दी गई है अथवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। उपयोगकर्ता SMS द्वारा भी इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। SMS भेजने वाले की लोकेशन सिस्टम द्वारा स्वतः ही दर्ज कर ली जाएगी एवं उसे सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसे एक कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें हिंदी, इंग्लिश एवं स्थानीय भाषाओं में आरंभ किया जाएगा। अन्य सभी आपातकाल नंबर जिसमें पुलिस 100, एम्बुलेंस 102 एवं आपातकाल आपदा प्रबंधन 108 1 वर्ष के भीतर समाप्त किए जाएंगे। वर्तमान में विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न आपात सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में महिला सहायता के लिए 181, गुमशुदा बच्चों एवं महिलाओं के लिए 1094, महिलाओं के साथ अत्याचार के लिए 1096 नंबर कार्यरत हैं तथा उत्तर प्रदेश में पुलिस मुख्यालय संपर्क का नंबर है 1090।
कैग रिपोर्ट किसी पर भी मुकदमा चलाने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट में ये फैसला चीफ जस्टिस सुब्रो कमल मुखर्जी और जस्टिस रवि मलिमत की खंडपीठ द्वारा दिया गया था। पुस्तक एनीथिंग बट खामोश शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी मार्च 2016 के अंतिम सप्ताह में चर्चा में रही। इसके लेखक भारती एस प्रधान हैं। इस पुस्तक में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की पटना से फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तक की यात्रा एवं मुंबई में उनका संघर्ष विस्तार से बताया गया है। 1 मार्च 2016 को विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। इस दिन का विषय था स्टैंड आउट। शून्य भेदभाव दिवस सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर और सभी लोगों को एक गरिमामयी उत्पादक जीवन जीने के अधिकार देने का अवसर प्रदान करता है। इसका आयोजन समाज में निष्पक्षता लाने, विविधता को अपनाने तथा प्रतिभा एवं कौशल को महत्व देने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 3 मार्च 2016 को हॉकी अंपायर नेपोलियन सिंह को अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनाया है। FIH ने गुवाहाटी और शिलांग में हुए 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में नेपोलियन के प्रदर्शन को देखकर यह निर्णय लिया। फ्लिपकार्ट मनी नामक इवोलेट सेवा का शुभारंभ किया। इसका मुकाबला बाजार में मौजूद अलीबाबा के पेटीएम एवं स्नैपडील के फ्री चार्ज से होगा। वर्तमान में ऑनलाइन सामान खरीदने जाने पर 60% भुगतान कैश ऑन डिलीवरी माध्यम से किया जाता है। फ्लिपकार्ट मनी से ई टेलर क्षेत्र में भुगतान हेतु एक व्यापक उपस्थिति उपलब्ध हो सकेगी। फ्लिपकार्ट द्वारा अगले कुछ महीनों में थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर और भी उपयोगिता भुगतान विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें फ्लिपकार्ट बिना नगद लेन देन के अनुपात में वृद्धि कर सकेगा एवं नगद भुगतान में होने वाली लागत में कटौती भी की जा सकेगी। फ्लिपकार्ट मनी का परिचालन FX स्मार्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसका ई टेलर ने वर्ष 2015 के अंत में अधिग्रहण किया था। FX स्मार्ट के पास RBI द्वारा दिया गया प्रीपेड वॉलेट संचालन हेतु लाइसेंस मौजूद है। 4 मार्च 2016 को पूरे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। ये दिवस प्रतिवर्ष काले स्थलों पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन से ही सप्ताह तक चलने वाला सुरक्षा अभियान भी शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम परियोजना का शुभारंभ किया। परियोजना का उद्देश्य वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना है। इस परियोजना के तहत ऐसे 208 स्थानों की पहचान की गई है जहां रेल ओवरब्रिज या अंडरपास बनाए जाने हैं। इन पर 10,200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 9 मार्च 2016 को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री सह नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने द कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्रांस हिमालयाज किन्नौर नामक पुस्तक का विमोचन किया। द कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्रांस हिमालयाज किन्नौर नामक पुस्तक को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी PS नेगी लोकट ने लिखा है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS विधेयक 2015 राज्यसभा में 8 मार्च 2016 को पारित हो गया। ये विधेयक वर्तमान BIS अधिनियम 1986 की जगह लेगा, जिसमें उत्पादों को अनिवार्य मानक व्यवस्था के तहत लाने सहित विभिन्न प्रावधान हैं। इस विधेयक में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि से बचाव के लिए अनिवार्य प्रमाणन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक में वस्तु प्रसंस्करण पद्धति और सेवाओं के मानकीकरण, एकरूपता निर्धारण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं विकास जैसे कार्यों के लिए एक राष्ट्रीय मानक निकाय स्थापित करने का प्रावधान है। इससे पहले ये विधेयक 3 दिसंबर 2015 को लोकसभा में पारित किया गया था। ये विधेयक केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान द्वारा 7 अगस्त 2015 को लोकसभा में पेश किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015 के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। भारतीय मानक ब्यूरो को भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था के रूप में स्थापित करना। ब्यूरो अपने कार्यकलापों को गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से कार्यान्वित करेगा, जिसमें
अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होंगे। सामग्री और प्रक्रियाओं के अलावा वस्तुओं, सेवाओं और प्रणालियों को मानक तंत्र के दायरे में लाना। सरकार को स्वास्थ्य रक्षा, पर्यावरण, भ्रामक पद्धतियों से बचाव, सुरक्षा आदि के दृष्टिकोण से आवश्यक समझी जाने वाली सामग्री, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं को अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था के दायरे में लाने में सक्षम बनाना। कीमती धातु सामग्री के अनिवार्य प्रमाणन को लागू करने में सक्षम बनाना। बेहतर एवं प्रभावी अनुपालन और उल्लंघन के अपराधों के लिए दंड प्रावधानों को सशक्त बनाना। मानक चिन्ह वाले लेकिन भारतीय मानकों के प्रति अनुरूपता नहीं रखने वाले उत्पादों के उत्पादन उत्तरदायित्व सहित उन्हें वापस बुलाने का प्रावधान। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 को निरस्त करना। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने ग्रामीण महिला कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए 7 मार्च 2016 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महिला हाट ई का लोकार्पण किया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य छोटी महिला कारोबारियों और कामगारों को सशक्त बनाना है तथा उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म पर महिला कारोबारी और कलाकार कुछ भी बेच सकती हैं। इनमें खान पान और रहन सहन से संबंधित उपकरण, घरेलू सामान, खिलौना और परिधान शामिल हो सकते हैं। इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए महिला उद्यमी को ऑनलाइन सूचना भरनी होगी या ईमेल पत्र के जरिए आवश्यक प्रारूप में सूचना देनी होगी। इसके बाद मध्यस्थ व्यक्ति उत्पादों का चुनाव कर उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा और विक्रेता अपने विवेक से उत्पाद का मूल्य तय कर सकता है और इसकी सूचना वेंडर को देगा। सामान की आपूर्ति के लिए ई कॉमर्स कंपनी ईबे का सहयोग लिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मेक इन इंडिया को डिजिटल तकनीक के माध्यम से बढ़ावा देना है। महिला ई हाट का प्रबंधन राष्ट्रीय महिला कोष के हाथों में होगा और वही इसकी निगरानी करेगा। ये प्लेटफॉर्म अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होगा, लेकिन जल्दी इसे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। http://MAHILAEHAAT महिला हाट -rmk.gov.in। मार्च 2016 के विशेष घटनाक्रम का दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप अपनी राय एवं सुझाव हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।